नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेशन आपके सामने लेके आए हैं और जो क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, क्लास 11th केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट IUPAC नेम जो है वो कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो कहा गया वो कहा गया है। अब देखिए आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, बिना स्ट्रक्चर देखे आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो सकता है। तो पहला दिया गया 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। अब देखिए क्या ये सही हो सकता है। तो देखिए थर्ड पोजीशन पे इथाइल लिया गया है और फोर्थ पोजीशन पे 2/4 की पोजीशन है और उसमें क्या लिया है, डाइमिथाइल, मतलब मिथाइल 2 लिए गए हैं। तो देखिए डी नहीं देखते, इसका एम देखेंगे। डाई और ट्राई ये सब चीज़ें नहीं देखी आती हैं, इसका मतलब ABCD नहीं देखा जाता, अल्फ़ाबेट इसका नहीं देखा जाता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमेशा अरेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई है तो ई पहले आया है और एम जो है वो बाद में आया है। और इथाइल क्योंकि ज़्यादा बड़ा है तो उस पर जो नंबरिंग करी गई है वो थर्ड की कम नंबर की करी गई, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड देख लीजिए, यहाँ पर एम पहले दे दिया गया है, ई बाद में आया तो ये गलत हो जाएगा। एल्काइल ग्रुप में हमेशा नंबरिंग या ये कह सकते हैं जो भी नेमिंग होती है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है, मतलब जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले होगा उसकी नेमिंग भी पहले होगी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो 5 इथाइल दिया है और 4, ये यहाँ पर भी तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सही है, लेकिन यहाँ पर 5th पोजीशन पे इथाइल लगा दिया है और 4th पोजीशन में मिथाइल लगा दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी गलत रहेगी, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, इसका IUPAC नेम बताना है आपको। ये एक कंपाउंड दिया गया है, इसका IUPAC नेम आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। पहला तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा COOH लगा हुआ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। लेकिन आप देख सकते हैं एक और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा R, मतलब ये लगा हुआ है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। अब बात आती है हम लोग कीटोन का नाम रखें कि इसको कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम रखें। तो प्रायोरिटी में अगर देखा जाए कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा ऊपर होती है, तो इसका नाम जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पे होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो डायोन दिया गया बिल्कुल गलत है। पेंटेनॉल तो हो नहीं सकता, ब्यूटेनोन हो नहीं सकता, तो इसका क्या हो जाएगा, 4-ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेमिंग वहीं से स्टार्ट करी जाएगी जहाँ फंक्शनल ग्रुप होगा मेन वाला या ज़्यादा प्रायोरिटी वाला। तो 1 2 3 और फोर्थ पे, तो फोर्थ पे क्या मिल रहा है हमको, कीटोन मिल रहा है, इसे लिख दिया गया 4-ऑक्सो, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 और 4। ठीक है, क्योंकि ये वाला कार्बन तो इसी में आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो फोर्थ पे आ गया आपका ये, और टोटल जो चेन आप देखेंगे वो कितने की है, 1 2 3 4 और 5 की टोटल चेन है, इसीलिए क्या आ गया, पेंटेनोइक एसिड आ गया। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पे क्या था आपका, कीटोन ग्रुप था, तो इसलिए ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, IUPAC नेम फॉर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक साइक्लिक कंपाउंड दिया गया है, आपको इसका IUPAC नेम बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो क्लोरीन से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग हो गई। तो 1 पे आप देख सकते हैं क्लोरो है, 2 पे आप देख सकते हैं नाइट्रो है, 4 पे क्या है, मिथाइल है। तो इसका नाम क्या क्या हो सकता है इसको पहले देख लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे बोल दिया गया 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, 1 क्लोरो दिया है, 2 नाइट्रो दिया है, 4 मिथाइल दिया हुआ है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि सी तो चलिए सही है तो पहले आ गया, लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा MN होता है। ठीक है, तो पहले मिथाइल आना चाहिए फिर नाइट्रो आना चाहिए था, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, ये वाला ज़्यादा सही ऑप्शन माना जाएगा और यही सही भी है। क्यों, क्योंकि 1 पे क्लोरो है, ये बात बिल्कुल सही है, 4 पे मिथाइल है और M जो है पहले आता है, इसीलिए 2 नाइट्रो को हम लोग पीछे लेके, और ये क्या था, बेंजीन था, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम डिपेंड्स अपॉन देयर हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है किस पे डिपेंड करती है, हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। अब क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन मार्क्ड विद एस्ट्रिक इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो पूछा गया है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा कार्बन होगा। तो देखिए जहां पर आप sp बॉन्ड देखेंगे वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, फिर sp2 होगा, फिर sp3 होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर sp बॉन्ड है, sp बॉन्ड कहाँ दिखाई पड़ रही है, थर्ड ऑप्शन में, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा। इसलिए ये जो कार्बन ये वाला है कार्बन, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तो थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है।
अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो तो सेम रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर्स अगर आप देखिए, मॉलिक्यूलर मास जो है इसको कह सकते हैं सेम रहता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसको आइसोमर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर एल्कोहल का आइसोमर क्या हो सकता है? ठीक है, तो एल्कोहल में आप देखेंगे ईथर जो होते हैं वो एल्कोहल के आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। ईथर अलग फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल अलग फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन दोनों आइसोमर्स होंगे। एल्डिहाइड में आप देखेंगे तो कीटोन की तरह होता है ये, तो कीटोन और एल्डिहाइड दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं। एल्काइल हैलाइड्स में कोई आइसोमर देखने को इस तरीके का नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर फंक्शनल आइसोमरिज्म देखी नहीं जाती है। साइनाइड में और आइसोसाइनाइड के साथ जो CN होता है वो साइनाइड होता है, और NC अगर लगा दें तो आइसोसाइनाइड, अगर दोनों दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स में यूज हो सकते हैं। तो 1, 2 और 4 का तो फंक्शनल आइसोमर हो सकता है, लेकिन थर्ड का फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकता है। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखिए क्या कहा गया। द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड एसेंशियल ऑयल। कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। दीज आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर बट आर मिक्सिबल विद वाटर वेपर इन वेपर फेज। ठीक, अ सुटेबल मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज ऑयल फ्रॉम द फ्लावर इज। अब देखिए एक सुटेबल मेथड क्या हो सकता है जिससे ये जो एक्सट्रैक्शन किया जा सके इन ऑयल्स का, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे सुटेबल मेथड क्या हो सकता है? स्टीम डिस्टिलेशन हो सकता है, और कोई भी नहीं हो सकता इनमें से। तो डिस्टिलेशन नहीं हो सकता, क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, रिड्यूस्ड प्रेशर पे करने से भी कोई फायदा नहीं है, स्टीम डिस्टिलेशन बिल्कुल हो सकता है। 7th पे आते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ कोर्ट केस द जज सस्पेक्टेड दैट सम चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट हैज बीन कैरिड आउट। तो एक हियरिंग चल रही थी केस की, तो जज ने क्या देखा कि कुछ चेंजेस किए गए हैं डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ही आस्क्ड द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट टू चेक द इंक यूज्ड एट 2 डिफरेंट प्लेसेस। अब जैसे ये इंक यूज करी गई और बाद में दूसरे पेन की इंक यूज करी गई, दिखेगी एक ही जैसी, लेकिन अगर फॉरेंसिक ने जांच करी तो बता देगी कि ये इंक पुरानी थी, ये इंक दूसरी है। ठीक है, तो वो पूरा पता लगा लेते हैं। तो वही पूछा गया है कौन सी टेक्निक यूज करी जाएगी जो ये बेस्ट रिजल्ट दे सके। ठीक है, तो बेस्ट रिजल्ट के लिए जो टेक्निक यूज करी जाती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी नहीं है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी नहीं है, डिस्टिलेशन, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 4th ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8th क्वेश्चन में कहा गया द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है? तो एड्सॉर्प्शन नहीं होता है, पार्टीशन होता है। ठीक है, क्या इन्वॉल्व होता है? पार्टीशन इन्वॉल्व होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9th देखेंगे। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस। तो आपको डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी के बारे में बताना है कि डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी के हिसाब से ऑर्डर में लगाना है, इनमें से कौन सा होगा। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, मैक्सिमम स्टेबल है। ठीक है, इसके बाद सेकंड के बाद क्या आ जाएगा? सेकंड के बाद आ जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, ये सेकंड से कम स्टेबल होगा, और सबसे कम स्टेबल कौन सा है? थर्ड है। तो 2 1 3 इसमें सही हो जाएगा, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। IUPAC नेम आपको बताना है, ये जो कंपाउंड दिया है इसका IUPAC नेम क्या होगा। सबसे पहले IUPAC नेम बताने के लिए आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी पड़ती है, और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो स्ट्रेट चेन होती है उसको ही लॉन्गेस्ट चेन मान लेते हैं, जो कि गलत है। सबसे ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स की आपको ऐसी चेन देखनी होती है जो टूटे ना। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन हो गए, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। तो अगर ऐसे आ रहे हैं मान लीजिए तो 5 कार्बन की चेन आ रही है। अगर इस तरीके से आके देखते हैं तो 2 1 3 1 4 1 5, फिर से 5 की आ रही है। लेकिन 2 1 3 1 4 2 6, अगर इस तरीके से हम लोग कार्बन चेन लेंगे तो 6 कार्बन की चेन आ रही है, मतलब ये वाली कार्बन चेन हमारी सही रहेगी। ठीक है, तो कार्बन चेन हमारी कैसी स्टार्ट होगी? तो 1 2 3 और यहाँ पर 4 5, मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 तक जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 5 6 यहाँ पर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी नेमिंग करनी है। तो नेमिंग, IUPAC नेमिंग कैसे होगी ये यहाँ पर आपको बताना है। तो एक बार पहले इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं इस कार्बन चेन को, तो थोड़ा सा
सही रहेगा। जैसे यहाँ पर एक सी था, हम लोग केवल कार्बन ही लगाएंगे, बाकी और चीज़ें नहीं लगाएंगे। तो 4 की तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट कार्बन चेन है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 की कार्बन चेन है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 की कार्बन चेन है। तो इसको 1 मान लें, 2 मान लें, 3 मान लें, 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये क्या हो गया, 6 हो गया। इधर से भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सेम चीज़ आती। अब आप देख पा रहे होंगे थर्ड पे क्या आ रहा है, आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है, और फोर्थ पे भी क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो 3 और 4 पे आप क्या देख पा रहे हैं, मिथाइल ग्रुप देख पा रहे हैं। तो इसीलिए हो जाएगा 3 और 4 पे डाईमिथाइल है, और क्योंकि 6 कार्बन की चेन है और सब में सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये हेक्सेन हो जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। 11th में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन मार्क्ड विद एस्ट्रिक इज एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए पूछा गया है सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो किस कार्बन पे होगा। तो देखिए जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इनमें दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर तो MgCl हो गया है, तो कार्बन के पास ज्यादा पहुंचेगा ही नहीं चार्ज। ब्रोमीन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो क्लोरीन पे ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता, यहाँ पे तो अलग ही है बिल्कुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया आयनिक स्पीशीज आर स्टेबलाइज्ड बाय डिस्पर्जल ऑफ चार्ज। बिल्कुल सही बात है। तो डिस्पर्जल ऑफ चार्ज की वजह से क्या होता है कि आयनिक स्पीशीज जो हैं वो स्टेबलाइज हो पाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलेट आयन इज द मोस्ट स्टेबल। तो आपसे पूछा गया इनमें सबसे स्टेबल जो कार्बोक्सिलेट आयन होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो सबसे ज्यादा फोर्थ वाला स्टेबल होगा इसमें। फिलहाल बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा, अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अगर इसका पूरा थ्योरी पढ़ेंगे तब आप इसमें समझ जाएंगे। ठीक है, मेनली इसमें प्लस आर इफेक्ट ये सब चीज़ें लगती हैं। अगले पे आते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। देखिए जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है वो 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले स्टेप में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। नेम द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर एक एडिशन रिएक्शन हो रही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि पहला जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा इसमें वो क्या बनेगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा ये भी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड है इसको ही ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर सी था, यहाँ पर सी था, यहाँ पर डबल बॉन्ड सी था। ठीक है, एक डबल बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो आपको पता है जब डबल बॉन्ड हटाई जाएगी तो एक पे प्लस आएगा, एक पे माइनस आएगा। अब ये वाला जो प्लस है, ठीक है, मतलब ये जो कार्बोकैटायन बना ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसी में एक और चीज़ का फॉर्मेशन हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, ये यहाँ पर प्लस हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है, तो ये जो कार्बोकैटायन होता ये कैसा हो जाता, 1 डिग्री होता। 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है ये लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मेशन इसका नहीं होगा। कौन सा बनेगा, ये वाला बन जाएगा। तो इसलिए 2 डिग्री जो होगा, 2 डिग्री कार्बो एनायन नहीं है, कार्बोकैटायन है, ये इसमें फॉर्मेशन होगा। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा गया कोवेलेंट बॉन्ड कैन अंडरगो फिजन इन 2 डिफरेंट वेज। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फिजन अंडरगो कर सकती है 2 अलग अलग तरीकों से। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग अ हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ CH3Br इज। अब CH3Br का हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा है, तो सबसे सही स्टेप जो दिया गया वो किस में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे सही स्टेप दिया गया है कि जो CH3Br था, बॉन्ड टूटी, Br पे निगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव था। ठीक है, और CH3 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। द एडिशन ऑफ HCl टू एन एल्कीन प्रोसीड्स इन 2 स्टेप। अब देखिए एल्कीन कोई भी होता है और उसमें एडिशन जब हो रहा होता है तो ये 2 स्टेप में होता है। क्या पूछा गया है इसमें, द फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ H+ आयन ऑन, ये जो कार्बन का डबल बॉन्ड दिया हुआ है एल्कीन, इस पे अटैक हो रहा है, पोर्शन विच कैन बी शोन एज। तो आपको बताना है ये जो सही ऑप्शन है इसमें वो कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे सही ऑप्शन इसमें अगर आप देखेंगे जो दिया हुआ है वो बी ऑप्शन में दिया गया है कि यहाँ पर बॉन्ड टूटेगी और इस तरीके से जो H+ होगा वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन ही जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले पे आते हैं। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़े से आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो जैसे इसमें दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन ऑल हाइड्रोकार्बन एटम्स इन द सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो सेम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होना चाहिए, ये आपको बताना है कौन कौन सा है। ठीक है, तो ए में पहले देख लेते हैं। तो पहला देखिए क्या है, जो कार्बन है उसी को ही केवल देखेंगे, इसको रब कर दे पहले।
ठीक, तो हर एक कार्बन यहाँ पे देख सकते हैं ये sp होगा, ये sp हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन और ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर आप कार्बन देखेंगे तो sp3 दिया गया है, ये sp है, ये sp है और ये भी क्या है sp3 है, तो ये तो अलग अलग हो गए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं sp2 है, ये वाला sp हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, तो ये भी अलग अलग हो गए। इसमें आप देखिए तो ये हो जाएगा आपका, तो इसमें अगर देखा जाए तो पहला तो sp2 हो जाएगा। अब देखिए दूसरे को sp मत कर दीजिएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है और दूसरा कार्बन से अटैच है, ठीक है, तो ये हो जाएगा sp2 है ये। इसी तरीके से ये भी sp2 हो जाएगा और ये भी sp2 हो जाएगा, ठीक है, तो सारे के सारे इस तरीके से हो जाएंगे। तो आप क्या देख सकते हैं, जो पहला वाला था और जो चौथा वाला था, इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सब में एक ही तरीके का, मतलब सारे कार्बन ऊपर sp वाले थे और नीचे में सारे कार्बन sp2 वाले हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन गिवन बिलो स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एटम डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ गिवन स्ट्रक्चर एज इन ए। तो आपको बताना है कौन सा अलग है इनमें से। तो देखिए आपको ये 4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे पिछले वाले से केवल सेकंड वाला सेम था, बाकी तीनों के तीनों जो है वो अलग हैं। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 तीनों के तीनों पिछले वाले से क्या है, अलग दिए गए हैं, केवल पहला सेकंड वाला जो था वो सेम था। अगले में आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको बताना है इनमें से केवल इलेक्ट्रोफाइल कौन सा ग्रुप में है, मतलब कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें केवल और केवल क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल हो, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला जो बोला गया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो NH3 होता है, ठीक है, NH3 हो गया और साथ ही साथ जो H2O हो गया, ये दोनों क्या है, दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल हैं। लेकिन एक इसमें BF3 जो दिखाई पड़ेगा ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, तो ये तो गलत है। सेकंड में देखिए AlCl3 है, SO3 है, NO2+ है, तो ये तीनों तीनों इलेक्ट्रोफाइल हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, NO2+, CH3+, और यहाँ पर ये CH3C डबल बॉन्ड हो, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं C2H5 जो माइनस दिया गया, ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल है तो बाकी कोई हमको खास मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन फिर भी वो गलत रहेंगे क्योंकि स्टेटमेंट में क्या कहा गया था क्वेश्चन में, ओनली इलेक्ट्रोफाइल। तो ओनली इलेक्ट्रोफाइल हमको कहाँ दिखाई पड़ रहा है, सेकंड में और थर्ड में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, कंसीडर द 4 कंपाउंड्स, आपको 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं ये, ठीक है। अब इनके हिसाब से आपको 19 और 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोजीशन आइसोमर्स। अब पोजीशन को जहां पर चेंज किया गया है केवल, वो आपको बताने कौन कौन से आइसोमर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो पोजीशन में अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें तो ये तो CHO हो गया, तो ये तो एल्डिहाइड हो गया, यहाँ पर ये वाला कीटोन है और यहाँ पर ये भी कीटोन है। यहाँ पर जो कीटोन है ये सेकंड पोजीशन पे ओन है और यहाँ पर ये थर्ड पोजीशन पे ओन है, हाँ, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड और थर्ड जो है इसमें पोजीशन आइसोमर्स होंगे ये, बाकी ये वाला और ये वाला पोजीशन आइसोमर्स तो फिलहाल नहीं होंगे। अगले पे आते हैं, तो आप समझ गए होंगे पहले का आंसर क्या होगा, सेकंड और थर्ड जहाँ भी सही हो, मतलब ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, पहला तो 2 और 3 दिया है, तो अभी हमने देखा तो फंक्शनल आइसोमर होंगे। 2 और 4 देख लेते हैं, 2 और 4 में क्या फंक्शनल आइसोमर देखने को मिल रहा है, तो 2 और 4, ये वाला 2 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो कार्बन तो बराबर के हैं, लेकिन ये फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चेन होगी वही अलग अलग है, ठीक है, तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर नहीं है, तो इसमें 2 और 4 तो बिल्कुल सही है। इसके बाद 1 और 4 को चेक कर लेते हैं, 1 और 4 क्या फंक्शनल आइसोमर है। तो 1 और 4 में अगर देखा जाए तो 1 और 4 जो है 1 वाला हो गया और 4 वाला हो गया, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं CHO है और यहाँ पर भी क्या है, CHO है। अब फंक्शनल ग्रुप सेम हो गए, जबकि होने क्या चाहिए थे, अलग अलग होने चाहिए
थे तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये फंक्शनल आइसोमर नहीं है। तो हाँ, तो बिल्कुल सही है। देखिए पूछा कुछ और गया था, मैंने गलत बता दिया। तो ये जो 2 और 3 है ये भी फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों में अगर आप देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो ये फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कौन सा इसमें फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, हम आपको दिखा देते हैं कि थोड़ा-सा अगर आपको समझ में आ गया होगा कौन सा फंक्शनल नहीं है। तो ये देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें 2 ऑप्शन हो सकता है सही हो, आप इसको ज़रूर लिख के बताइएगा कौन सा आपको सही लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, हालाँकि इसके बाद एक और है उसको भी देख लेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीशीज दैट शुड हैव। तो न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसमें? तो अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। और दूसरा निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसमें 1 और 3 जो है वो सही ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड पूछा गया है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइजेशन किस चीज का होता है? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ का नहीं, गलत है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी गलत है। तो इसमें 1 और 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 20 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जो है वो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।